प्रहलाद सब। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और बात देहरादून की, जहां बीजेपी दफ्तर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक हुई। पौड़ी लोकसभा को लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई है और ऐसे में सांसद अनिल बलूनी बैठक में मौजूद नजर आए। बैठक में पार्टी के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में फिलहाल आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी और पार्टी के जिला पदाधिकारी मौजूद नजर आए। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा होती हुई दिखी, जिससे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों और पार्टी गतिविधियों को और गति दी जा सके। तो इस बैठक में पार्टी के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो देहरादून में बीजेपी दफ्तर में आपको बताते चले कि बड़ी बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। पौड़ी के लोकसभा सांसद भी इस बैठक का हिस्सा बने। सांसद अनिल बलूनी बैठक में मौजूद नजर आए। बैठक में पार्टी के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो आगे की रणनीति को लेकर फिलहाल इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा और 2027 के चुनाव के लिए भी यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण नजर आई। तमाम विषयों पर इस दौरान सांसद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में संवाद हुआ। सांसद अनिल बलूनी बैठक का हिस्सा रहे और ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम करने का जो तरीका है, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारे चुनाव की तैयारी का हमारा ऐसा तरीका नहीं है, हमारा विकास का तरीका। और हम उसी से जो लोग जिस तरीके से हम काम करते हैं, जनता और जनता जनार्दन देखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर जो पिछले 10 वर्ष के अंदर काम हुआ है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो लोग देखते हैं, उनको देख के समझ आता है कि उत्तराखंड किस प्रकार से विकास कर रहा है। अगर आप 10 वर्ष पहले की स्थिति अगर आप देखेंगे कि राज्य में जिस प्रकार से विकास हो रहा था और आज की जो परिस्थिति है, कोई भी देख के कह सकता है कि किस बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हुआ है। और हम अपने पिछले जो 9.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा है, उस कार्यकाल के उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम उत्तराखंड के लिए जो हम लोगों का जो स्वप्न है आगे बढ़ाने का, जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी उसको संवार रहे हैं, उस सब को उसको दृष्टि को रखते हुए हम लोग आगे अच्छे तरीके से और काम करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि चुनावी साल है और आने वाले समय में राज्य की विधानसभा का चुनाव होना, तो उसकी तैयारियों के लेकर के सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। अच्छी बात है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी भी इस खबर पर जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते। दीपिका, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसी रही बैठक, क्योंकि 2027 के चुनाव के लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज भाजपा संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें 3 लोकसभा सीटों के जो सांसद हैं, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी, उन तमाम सांसद मौजूद रहे। इसी के साथ तीनों लोकसभा सीटों के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उनके विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। सबसे खास बात यह रही इसमें कि सबसे पहले तो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होना है और तमाम जो लोकसभा सीटें हैं और साथ ही जितने भी विधायक हैं जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या काम लंबित रह गया है, क्या योजनाएं वहां चल रही है, क्या योजनाएं ऐसी हैं जो अधूरी रह गई, जिसका काम पूरा नहीं हुआ, इसको लेकर के समीक्षा बैठक इसमें हुई है। और साथ ही तमाम सांसदों विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा गया है कि आखिरकार उन्होंने कितना काम किया है, जनता के बीच उनकी कितनी अच्छी पकड़ है और किस तरीके से लोग जो उनका समर्थन करते हैं। और कई ऐसे विधायक भी हैं जिनका खुले आम विरोध लोगों ने किया है, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनको विरोध का सामना करना पड़ा है, उनका रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री ने देखा है। और ये जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को जाएगी, दिल्ली जाएगी, जिससे ये तय होगा कि आखिरकार किन विधायकों को टिकट देना है, किन विधायकों का टिकट कटना है। साथ ही जो विधानसभा माफ कीजिएगा जो लोकसभा सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी, इनकी भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है, प्रदेश अध्यक्ष ने की है। और जो कुछ कार्य वहां अधूरे रह गए हैं उनके बारे में भी बताया है कि जल्द से उन्हें पूरा किया जाए। और साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं जोर यहाँ पर सरकार लगातार दे रही है, आपने जिन सीटों का जिक्र किया उनमें क्या कुछ ऐसी चर्चा रही जिसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा इन पूरे विषयों को प्राथमिकता देने वाली है, उन पर फोकस रहेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अगर 3 लोकसभा सीटों में सबसे महत्वपूर्ण अगर लोकसभा सीट माने हम तो वैसे वो हरिद्वार है। हाँ। लेकिन अगर दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो पौड़ी और टिहरी ये काफी आपदा के लिहाज से काफी सेंसिटिव है। तो इसमें खासतौर पर ये भी चर्चा की गई है कि आखिरकार कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पाई है, जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, जहां पर सड़कें तो बनी है लेकिन वो जल्द टूट जाती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों का विरोध भी देखने को मिला है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाया है और लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ये भी देखा गया है कि आखिरकार लोगों की समस्याओं को कब तक जो है उसका निपटारा होगा, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है और कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही तीनों जो लोकसभा सीटों के सांसद हैं, मालाराज लक्ष्मी शाह, बलूनी और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनका रिपोर्ट कार्ड देखा, इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा है। उनके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ काम अधूरा रह गया, लंबित रह गया है, उनसे इसके बारे में चर्चा की है। और बिल्कुल, कुल मिलाकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और गाज भी गिर सकती है इस बैठक के बाद फिलहाल उन लोगों पर जो सही तौर पर अभी तक काम नहीं कर पाए। फिलहाल समय आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करेंगे, जहां लोकसभा सीटों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीटों को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है, जहां बैठक में जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है ताकि आगामी विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को तय किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून के दौरान सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मिलकर जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेंगे। हम लोग ये कर्मवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है, सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी जापान सहयोग से बड़ी विकास की रफ्तार नजर आ रही। विकास की रफ्तार इसके बाद बढ़ी है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर करार नजर आया। उत्तर प्रदेश और जापान साझेदारी के बड़े नतीजे सामने आ रहे हैं। यामानाशी प्रीफेक्चर के साथ एमओयू साइन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च को नई रफ्तार मिली है। यूपी जापान साझेदारी से विकास को बड़ी रफ्तार यहां पर मिली है, जहां ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च को बड़ा बढ़ावा मिला है। यूपी में आपको बता दें कि 2 ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर होने वाले हैं। 2029 करोड़ के निवेश से रोजगार, जापानी तकनीक से हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर और लोगों के लिए खुशी की बात। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बड़े स्तर पर निवेश के लिए योगी सरकार काम कर रही है, तो ऐसे में यूपी जापान सहयोग से एक बड़ी छलांग लगाने के लिए निवेश के तौर पर उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तक की साझेदारी के बड़े नतीजे निकले हैं। खासतौर पर लगातार जिस तरीके से आज डेलीगेशन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जापान की डेलीगेशन से बातचीत कर रहा है, तो ऐसे में आईआईटी कानपुर और एचबीटीयू और आईआईटी बीएचयू एमएमयूटी के सहयोग से 2 ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने को लेकर पूरी तरीके से आज चर्चा की गई है। वहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन के हर सीओई के लिए यूपी सरकार ने 50-50 करोड़ की भी बात पूरी तरीके से इस बैठक में रखी है। जापानी निवेश से यूपी में रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग के हब को बड़े स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से आज बैठक में चर्चा की गई है। और बड़ी कंपनियों के आधार पर अगर बात की जाए तो एस्कॉर्ट क्यूबोटा जो कंपनी है वो यूपी में 2029 करोड़ के निवेश का बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लाएगी और ईडा क्षेत्र में एस्कॉर्ट क्यूबा 152 एकड़ की जो जमीन है उनको ये आवंटित की गई और इससे लगभग 3800
29 लोगों को रोजगार पैदा होने की बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि इससे लगभग 3,000 से ज्यादा 4,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार इसमें बड़े स्तर पर मिलेगा। और पहले चरण में सालाना 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का उत्पादन ये कंपनी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में करेगी, जिससे जहां एक तरफ रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो वहीं पर किसानों को भी एक बड़ी सौगात इस पूरे सेटअप के द्वारा दी जाएगी। और वही स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो की साझेदारी से यूपी में एडवांस ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसको बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि पहले दिन ही एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। जापान के साथ जिस तरीके से एक पूरा इन्वेस्टर समिट दिल्ली में चल रहा है, तो उसमें एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को मिली। बिल्कुल विक्रम, कुल मिलाकर जिस तरीके से रोजगार उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसको भी साधने की कोशिश सरकार अब कर रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि पसंदीदा राज्य हम कह सकते हैं, डेस्टिनेशन बनता जा रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, क्योंकि 2017 से अभी तक की अगर बात की जाए तो बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ कहा जाए कि निवेश उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुई, फिर उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, फिर इन सभी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और उनकी यूनिट जो है वो भी अब जमीनी स्तर पर उतारी जा चुकी है और लगातार उन पर काम भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब जब बड़ी कंपनियां और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश अब पूरे देश का एक सबसे बड़ा हब बनकर निकलकर सामने आया, जहां पर लोग बड़े स्तर पर निवेश करना चाहते हैं। देश के ही बड़ी कंपनियां नहीं, विदेशों की बड़ी कंपनियां भी अब उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश करने चाहती हैं और उसी का पूरा प्रारूप, उसी की एक छवि आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। बिल्कुल विक्रम, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड के 4 वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम धामी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बनी ये टीम संगठन की विचारधारा और राष्ट्र सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाएगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी केंद्रीय नेतृत्व में राजकीय नेताओं को मिली इस अहम जिम्मेदारी पर बधाई दी है। संगठन ने का बड़ा अनुभव है, उन सभी को जगह मिली है और बहुत संतुलित टीम बनाई है, बहुत अच्छी टीम बनाई है, जो निश्चित रूप से हमारे पार्टी को, संगठन को, सरकार की नीतियों को आम जनता तक ले जाने में बहुत बड़ा काम इस टीम के माध्यम से होगा। और उत्तराखंड तो हमेशा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमेशा बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इस बार भी हमारे राज्य से 4 बड़े अनुभवी लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जिनको दायित्व मिले हैं, जिम्मेदारियां मिल रही हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से इन 4 लोगों के टीम में आने से बहुत बड़ी ताकत हमको मिलेगी हमारे संगठन। उत्तराखंड में एसआईआर के तहत फॉर्म 7 पर दर्ज आपत्तियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश सचिव अमीन्द्र बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आपत्ति दर्ज कराने वाले नंबर दिल्ली और बरेली जैसे बाहरी शहरों के पाए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीकों से आपत्तियां लगाई जा रही हैं। तो वहीं भाजपा संगठन महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस के इन दावों को खारिज करते हुए जोरदार पलटवार किया। देखिए, एसआईआर आज इस बार कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी लगातार होता रहा है और हर बार जब एसआईआर हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी केंद्र में, हमेशा यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, तो पहले ये जो भी करते थे अपनी मनमानी उस एसआईआर में करते थे। शायद मुझे लगता है कि कोई भी इस देश का जो नागरिक है उसने एसआईआर का शब्द जो है पहले कभी सुना भी नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद पहली बार हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं 15 से ज़्यादा बार इस देश में अभी तक एसआईआर हो चुका है। तो आप ये समझिए, जब लगातार 12-15 बार हो चुका है उस तब तक आपने कभी सुना नहीं, क्योंकि ये लगातार अपने हिसाब से चुपचाप उसे करते रहे। आज ये बात सबको मालूम है, सबको अपनी नागरिकता बताने का एक बात है कि आप कहाँ वोट देना चाहते हैं, कहाँ पे आप वोटर बनना चाहते हैं, तो इसमें समस्या क्या है।
कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति। देहरादून मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन ने रिहर्सल कर तैयारियों को परखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के देहरादून और मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। उनके आगमन से पहले पुलिस और प्रशासन ने रिहर्सल कर तैयारियों को परखा है। ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस लाइन में ब्रीफिंग कर वीवीआईपी रूट, हाई राइज बिल्डिंग्स और कार्यक्रम स्थलों पर अवैध सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान ड्रोन उड़ानों पर पूरी तरीके से फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। उधर देखिए, देहरादून में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी ने प्रेस वार्ता कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया है। अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने स्पष्ट किया कि पार्टी जनता के सुझावों, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए एक जनहितैषी मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इसमें युवाओं के रोजगार और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर खास फोकस रहने वाला है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए से ठेकेदारों को नहीं बल्कि गांधीवादी सोच वाली जनता की सरकार बताया। आज हम मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और मैनिफेस्टो कमेटी आपके साथ हमारा क्या रोड मैप है इस पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कन्वीनर जो है भकुंडी जी हैं और साथ में दसमाना जी, सुजाता पॉल जी और आदरणीय हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर सप्पल साहब मेंबर हैं। हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कि घोषणा पत्र को बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और ये घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र होगा। हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर वो क्या प्रदेश के लिए चाहते हैं, क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले हम जिले में जाकर हर वर्ग से मिलेंगे, युवाओं से, महिलाओं से, SC ST के लोगों से मिलेंगे, जो पर्यावरण लोग हैं उनसे मिलेंगे, शिक्षकों से मिलेंगे, हमारे सरकारी कर्मचारियों से मिलेंगे, उपनल के कर्मचारियों से मिलेंगे, पूर्व सैनिकों से मिलेंगे, स्वयं सहायता समूह से मिलेंगे। वहीं कालाढूंगी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दर्ज कराई गई आपत्तियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम सुधीर कुमार से मुलाकात की है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और बेबुनियाद आपत्तियों को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि सभी को 7 दिन का नोटिस दिया जा रहा है जिसमें वे जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अनुचित नाम हटाए जाने पर भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम कालाढूंगी के कार्यालय में आए हैं तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अंतिम रूप ले रही है। इसी सोच और उद्देश्य के साथ हम तमाम सारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य है और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि 800 आपत्तियाँ आई। 800 आपत्ति में कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक ही आदमी ने 400-500 आपत्तियाँ लगाई हैं और वो व्यक्ति विशेष कालाढूंगी की भी नहीं है। वो व्यक्ति विशेष सपोज मान के चलो हल्द्वानी से है और उसने यहाँ पर लोग की आपत्ति लगा दी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज हम उप जिला अधिकारी महोदय कालाढूंगी तहसील पहुँचे का हमारा मुख्य उद्देश्य जो इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें फर्जी आपत्ति हमें सूचना मिली थी कि हमारे क्षेत्र कालाढूंगी में भी काफ़ी फर्जी आपत्ति लगी हैं। उसी संबंध में आज हमने उप जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात की और उनसे बात की है और उनसे निवेदन किया है जिन्होंने भी आपत्ति और जिन्हें भी शिकायत करता को भी आप बुलाए और जिनके खिलाफ आपत्ति लगी है उनको भी तहसील बुलाए और दोनों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करें। देखिए, अभी एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है और एसआईआर की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही हमें निर्देश प्राप्त हैं कि प्रत्येक मंगलवार को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज, उनके द्वारा नामित ELA 1 के साथ में तहसील स्तर पर हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में उनके साथ मीटिंग की जाती है जिससे कि एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। और इस संबंध में अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं या अगर फील्ड स्तर पे किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन सभी समस्याओं को सुना जाता है और उन पे जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जाती है। चमोली सुरंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टनल हादसे में लापता 3 श्रमिकों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। टनल हादसे में 10 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। 13 अगस्त को इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये बड़ी अपडेट आ रही है। 3 शव जो कि टनल में फंसे थे
उनका जो शव है वो अब टीम ने बरामद कर लिया है। टनल हादसे में आपको बता दें कि कुल 10 श्रमिकों की मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है चमोली से, बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, उनका इलाज जारी है। तो चमोली सुरंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आई। तो चलिए आगे बढ़ रहे, बात रांची की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस मंत्री विधायक की मुलाकात हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री के साथ। छात्रों के हित के लिए जो फैसला लिया गया सरकार की ओर से, उसका आभार जताते हुए यहां पर कांग्रेस नजर आई। सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशील पहल की सराहना की गई है। युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से कहा गया। तो ये मुलाकात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुलाकात करते फिर नजर आए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर।